हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 18 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंडोनेशिया। देन हम देखेंगे शांति एक्ट के बारे में, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 के बारे में देखेंगे। हाल ही में तेलंगाना न्यूज में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे क्योंकि रिसेंटली तेलंगाना को नक्सल फ्री घोषित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे देखेंगे कर्नल सोनम वांगचुक के बारे में, सिक्किम सुंदरी क्या है इसके बारे में देखेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है ई नैम इसके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे हाल ही में संपन्न हुआ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडोनेशिया। सो यहाँ पर इंडोनेशिया से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडोनेशिया इज एन आर्कीपेलागिक कंट्री located between the Indian Ocean and the Pacific Ocean along major global sea lanes. And second, all major Indonesian islands lie entirely on a single tectonic plate, making the region geologically stable. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है इंडोनेशिया से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो इंडोनेशिया में अभी रिसेंटली एक मेजर अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा है। आप यहां देख सकते हैं। So, Indonesia is an archipelagic nation located off the Southeast Asian mainland in the Pacific and Indian Oceans. So, it is bordered by Malaysia, Papua New Guinea, and Timor Leste, and it is surrounded by the Indian Ocean in the south and by the Pacific Ocean in the north. और इंडोनेशिया की जो कैपिटल सिटी है वो है जकार्ता। So, the major Indonesian islands are characterized by densely forested volcanic mountains in the interior that slope downward to coastal plains covered by thick alluvial swamps. क्लाइमेट की बात करें तो द क्लाइमेट ऑफ इंडोनेशिया इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वेटोरियल, फॉर एग्जाम्पल हॉट, ह्यूमिड एंड रेनी थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ की जो मेन रिवर्स हैं वो है कपुआ, बरूती, मूसी एंड देगुल। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इंडोनेशिया इज डोमिनेटेड बाय नेचुरल गैस एंड क्रूड पेट्रोलियम एंड अदर मेजर मिनरल एक्सपोर्ट्स इंक्लूड कोल, निकल, बॉक्साइट, गोल्ड, टिन एंड कॉपर। साथ ही आप ध्यान रखेंगे जो जो इंडोनेशिया है वो लाई करता है एट द कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स सच एज सुंडा प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मेकिंग इट जियोलॉजिकली एक्टिव रादर देन स्टेबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding India's nuclear power sector. So यहाँ पर भारत का जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द शांति एक्ट retains the exclusive control of the Department of Atomic Energy over nuclear power generation and it does not permit private sector participation. और सेकंड स्टेटमेंट है, न्यूक्लियर पावर करेंटली कंट्रीब्यूट्स मोर टू इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है कि भारत का जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर है उससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।
सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। So, India is undertaking reforms in its energy sector to expand capacity and enable broader participation. So, the Santi Act seeks to open up the nuclear sector to private participation and reform regulatory and liability frameworks. So, nuclear power contributes a relatively small share compared to renewable and thermal energy in India's electricity mix. सो शांति एक्ट की बात करें तो यहां पर जो शांति टर्म है इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो शांति एक्ट 2025 जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है दैट रिप्लेसेस द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, creating a unified framework for regulation, licensing, safety, and liability in India's civil nuclear sector. सो ये जो शांति एक्ट है इसका एम है टू एक्सेलरेट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, to enable private and JV participation under strict regulation, and also to modernize safety, liability, and oversight mechanisms. इंडिया की बात करें तो इंडिया का एम है एक्सपेंड करना न्यूक्लियर कैपेसिटी को 200 गीगावाट बाय 2047। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Advanced Light Helicopter Mark III is a variant of which indigenous helicopter? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का जो मार्क 3 वेरिएंट है वो इनमें से मतलब ये किस इंडिजिनस हेलीकॉप्टर का वेरिएंट है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ध्रुव, रुद्रा, प्रचंड या फिर चेतक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 है ये वेरिएंट है ध्रुव हेलीकॉप्टर का। आप देख सकते हैं। सो रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैंडेड ओवर 4 advanced light helicopter Mark III maritime role helicopters to the Indian Coast Guard, boosting maritime capabilities. So it is the maritime variant of the indigenous Dhruv advanced light helicopter, and it is indigenously designed and manufactured in India, supporting self-reliance in defense. सो ये जो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 है ये एक मल्टी रोल ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है suited for complex maritime operations. It enhances operational readiness, rapid response, and surveillance efficiency of the Indian Coast Guard. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In April 2026, which Indian state was officially declared Naxal-free following the surrender of 42 cadres of the Communist Party of India, Maoist? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2026 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट जो है उसके 42 कार्यकर्ताओं के आत्मसमर्पण के बाद किस भारतीय राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा या फिर झारखंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में यानी कि अप्रैल मंथ में जो राज्य नक्सल फ्री घोषित किया गया है वो है तेलंगाना। आप देख सकते हैं Telangana DGP B. Sivadhar Reddy announced that the state is now free of the armed Maoist presence after the surrender of 52 cadres. So the surrendered individuals include
FPLGA commander Sodimalla, a significant figure in Communist Party of India, Maoist. So, with this surrender, the Telangana State Committee of the Maoists had been completely dismantled, and the police recovered 36 firearms, 1,007 live rounds, and 800 grams of gold during this process. Other options like Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand are states that have historically dealt with the Naxalism but are not the state declared Naxal free in this specific report. आप ध्यान रखेंगे, अभी कुछ ही टाइम पहले बिहार भी इसी वजह से न्यूज में था कि बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Colonel Sonam Wangchuk, a decorated war hero known as the Lion of Ladakh, passed away at the age of 61, which prestigious gallantry award was conferred upon him for his extraordinary bravery during the 1999 Kargil War. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, लद्दाख के शेर के नाम से मशहूर जो वीर योद्धा कर्नल सोनम वांगचुक हैं, उनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1999 के जो कारगिल वॉर है, उसमें उनकी असाधारण वीरता के लिए उन्हें कौन सा प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या फिर शौर्य चक्र। आपको बताना है कि कर्नल सोनम वांगचुक, जिनको लॉयन ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है, सो कारगिल वॉर के समय उनकी असाधारण वीरता के लिए उनको किस प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये न्यूज में है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इनको प्रदान किया गया था महावीर चक्र। आप देख सकते हैं, Colonel Sonam Wangchuk, a decorated war hero known as the Lion of Ladakh, passed away at the age of 61 following a heart attack in Leh. So he was a recipient of Mahavir Chakra, which is India's second highest wartime gallantry award. So during the Kargil War, then a major in Indian Army, he led Ladakh Scout troops across the glaciated heights of the Chorba La on May 30th, 1999. So he conducted a successful mission without artillery support, capturing an enemy held position and killing 6 enemy soldiers. So, in the recognition of his exceptional valor and leadership, 2 military posts in the sector were named Sonam 1 and Sonam 2 after him. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the first border village community radio station launched by the Indian Army's Trisakti Corps in Sikkim in April 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, अप्रैल 2026 में सिक्किम में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा शुरू किए गए पहले सीमावर्ती ग्राम सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम सरिता, सिक्किम सुंदरी, सिक्किम संगम या फिर सिक्किम सहयोग। आपको बताना है, जो भारतीय सेना का त्रिशक्ति कोर है, इसको उसके द्वारा पहले सीमावर्ती ग्राम सामुदायिक रेडियो स्टेशन को जो लॉन्च किया गया है सिक्किम में, उसका नाम क्या है? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है सिक्किम सुंदरी। आप देख सकते हैं, द इंडियन आर्मीज त्रिशक्ति कोर हैज लॉन्च्ड सिक्किम्स फर्स्ट बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, and this radio station named Sikkim Sundari is designed to boost communication and information access in remote high altitude border areas. So the station
will broadcast local news, weather updates, and government schemes serving as a vital link for the local population. It provides a platform for local culture and youth participation, helping the younger generation develop communication skills and contribute to community engagement. सो ये जो इनिशिएटिव है इसको इनॉग्रेट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द त्रिशक्ति कोर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द लोकल कम्युनिटी मेंबर्स. The core objective is to amplify local voices and support development in regions where traditional connectivity is limited. त्रिशक्ति कोर की बात करें तो ये एक क्रिटिकल विंग है इंडियन आर्मी का विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स इन द ईस्टर्न सेक्टर इंक्लूडिंग सिक्किम. और ये जो प्रोजेक्ट है ये एम्फेसाइज करता है कम्युनिटी एंगेजमेंट को एंड कनेक्टिविटी विच आर एसेंशियल फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द बॉर्डर स्टेट्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding the status of the National Agriculture Market Platform as of March 2026. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2026 तक जो राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म है उसकी स्थिति से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है A total of 1656 mandis have been integrated into the digital marketplace across the country. Second statement है The eNAM mobile application provides price information for 247 agricultural commodities. And third, the government provides financial assistance of up to rupees 75 lakh per mandi for infrastructure development. And fourth, the number of farmer producer organizations registered on the platform has exceeded 5,000. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है ये जो ई नैम प्लेटफॉर्म है इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहां पर आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर हुए हैं वो हुए हैं 4724. आप यहां देख सकते हैं. So the National Agriculture Market Digital Marketplace has facilitated a cumulative trade of 13.25 crore metric tons worth 4.84 lakh crore by March 2026. So as of March 2026, the eNAM platform has integrated 1656 mandis, which is a significant increase from 1389 mandis connected in 2024. सो ये जो ई नैम प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करता है मोबाइल बेस्ड प्राइस इंफॉर्मेशन फॉर 247 commodities enabling farmers to make informed and timely decisions. To support infrastructure development and mandi registration, the government provides financial assistance of up to rupees 75 lakh per mandi. So according to the official data, the number of farmer producer organizations registered on the platform is 4724, which has not yet crossed the 5,000 mark. सो ये जो ई नैम पोर्टल है ये सपोर्ट करता है द इंटायर एग्रीकल्चरल ट्रेड लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग डिजिटल गेट एंट्री, क्वालिटी assaying and direct electronic payments to farmers bank. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Was the total medal tally secured by the Indian contingent at the 2026 Asian Wrestling Championships held in Bishkek, Kyrgyzstan? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है
किर्गिस्तान के बिस्किक में आयोजित 2026 का जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, उसमें भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 12 मेडल्स, 15 मेडल्स, 17 मेडल्स या फिर 21 मेडल्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो भारत ने 2026 का जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, उसमें कुल 17 पदक जीते हैं। आप देख सकते हैं, इंडिया कंक्लूडेड इट्स 2026 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स कैंपेन इन बिश्केक, किर्गिस्तान ऑन 12th April 2026 with a total of 17 medals. सो इंडिया का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है, इट रिजल्टेड इन 2 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल्स। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इट इज रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमिटी एंड द मेंस टूर्नामेंट बिगिन इन 1979। और जो विमेन्स टूर्नामेंट है वो पहली बार आयोजित किया गया 1996 में, और ये हर साल आयोजित किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, 2026 का जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया है किर्गिस्तान के बिश्केक में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।